देश में लोकसभा चुनाव अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा। आखिरी और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। मतगणना 4 जून को होगी। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़े अपडेट्स अमर उजाला के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की 94 सीटों के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शुक्रवार को अधिसूचना जारी होगी। इस चरण में मतदान 7 मई को होगा। 19 अप्रैल तक नामांकन कराया जा सकेगा और 20 अप्रैल को दाखिल पर्चों की जांच होगी। मध्य प्रदेश में बैतूल के स्थगित चुनाव की अधिसूचना अलग से जारी होगी। इस चरण में असम की 14, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश की 8 सीटें शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी 3 राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बसपा की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर और राजस्थान के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। बसपा की चुनावी रैलियां में पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2.15 बजे राजस्थान के बाड़मेर में जनसभा प्रस्तावित है। राजस्थान में ही एक अन्य सियासी आयोजन होगा जब पीएम मोदी दौसा से रोड शो में शामिल होकर स्थानीय जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। रोड शो का आयोजन शुक्रवार शाम लगभग 4.45 बजे किया जाना है। इसमें उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, चांदनी चौक क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित व उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज के नाम शामिल है। संभवतः शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली के अपने हिस्से की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। इसमें उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, चांदनी चौक क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित व उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज के नाम शामिल है। संभवतः शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। उधर सूत्र बताते हैं कि अब भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक खेमा सूची में शामिल उम्मीदवारों के नामों से सहमत नहीं है। इनकी कोशिश सूची में बदलाव करवाने की है। सूत्रों के अनुसार उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से कन्हैया कुमार के नाम की प्रदेश कांग्रेस ने भी सिफारिश नहीं की थी। पहले कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उनको बिहार से चुनाव लड़वाना चाह रहा है, लेकिन बिहार में कांग्रेस का सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल इससे सहमत नहीं हुआ है। ऐसे में कन्हैया कुमार को वहां से नहीं उतारा जा सका। अब पार्टी इनको उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार को स्कूल की बस पलटने की 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जिस बस से यह हादसा हुआ उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। वाहन सुरक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग ने आज मीटिंग बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी के जरिए बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के तमाम इलाकों के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी और राज्य के सभी खंड शिक्षा अधिकारी इस मीटिंग में जुड़ेंगे। बस पलटने की घटना की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। इस भीषण घटना के बाद स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा अधिकारी के मुताबिक शराब के नशे में बस चला रहा था। जानकारी ये भी सामने आई है कि ड्राइवर कथित तौर पर बस के पेड़ से टकराने से ठीक पहले कूद गया था। स्कूल सचिव के साथ उसे भी हिरासत में लिया गया है। यह घटना महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में उन्होंने गांव के पास हुई है। जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटने से 17 बच्चे घायल हुए थे, जिसमें 14 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 3 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर जताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ईद की सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल चला रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 हार के बाद मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। टीम ने अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 7 विकेट से हराया। आरसीबी की यह टूर्नामेंट के 6 मैचों में 5वीं हार रही है। 2 जीत के बाद 4 पॉइंट्स लेकर मुंबई नंबर 7 पर पहुंच गई। टीम ने पंजाब किंग्स को 7वें नंबर पर धकेल दिया है। दूसरी ओर आरसीबी लगातार चौथी हार के बाद 2 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर ही है। मुंबई के जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। इसी के साथ उन्होंने पर्पल कैप हासिल कर ली है। दूसरी ओर आरसीबी के विराट कोहली 3 रन पर आउट होने के बावजूद टॉप रन स्कोरर में पहले नंबर पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को 17वें सीजन में 5वां मैच गंवाया। गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में
टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। एमआई ने 15.3 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया है। आरसीबी ने 17वें सीजन में लगातार चौथा मैच गंवाया। टीम को एकमात्र जीत पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरे मुकाबले में मिली थी। अब 6 मैचों में 5 हार से बेंगलुरु के 2 ही पॉइंट्स है। मुंबई से मिली बड़ी हार के बावजूद टीम 9वें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स भी 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। एमआई ने लगातार 3 मैच गंवाने के बाद लगातार दूसरा मैच जीता। आरसीबी के खिलाफ 197 रन का टारगेट 16वें ही ओवर में हासिल करने से एमआई के रन रेट भी सुधार हुआ। टीम 4 पॉइंट्स लेकर 7वें नंबर पर पहुंच गई। अब 8वें नंबर पर पीबीकेएस पहुंच गई है। एमआई ने पहले दिल्ली कैपिटल्स को भी हराया है। राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी से सप्ताह के अंत में राहत मिलने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट बारिश के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में गरज के साथ राहत की बूंदें गिरने की संभावना है। इस बार गर्मी को लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इस सुलझाती गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी के भीषण गर्मी से सप्ताह के अंत में राहत मिलने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट बारिश के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी 13 से 15 अप्रैल के बीच आंधी, तूफान, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। रजत के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मुंगेर टेटिया बंबर के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के एनडीए की सरकार जितनी नौकरी 17 साल में नहीं दे पाई, उससे ज्यादा मैंने 17 महीने में दी। तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी के साथ राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में टेटिया बंबर, मुंगेर और बिहार के लिए क्या किया। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। 10 साल में गरीबी हटा नहीं पाए। 5 किलो अनाज से क्या गरीबी हटेगी? यह तो कांग्रेस की सरकार में भी मिलता था। मोदी की गारंटी चाइनीज जो चुनाव तक ही है। तेजस्वी यादव ने मोदी की गारंटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी गारंटी चाइनीज है जो चुनाव तक ही है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। हम यहाँ मोदी सरकार की बात नहीं, मुद्दे की बात करने आए हैं। बहन मीसा की टिप्पणी को लेकर सवालों पर बचते रहे तेजस्वी यादव अपनी सबसे बड़ी बहन मीसा भर्ती की एक विवादित टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवालों से बचते नजर आए। मीसा ने कहा था कि अगर एनडीए केंद्र की सत्ता से बाहर हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जेल में होंगे। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में मीसा को ऐसी टिप्पणी करते हुए सुना गया। भारत की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे ने कटाक्ष करते हुए कहा, किसी ने किसी और के बारे में क्या कहा है, उस पर बोलने की मुझे क्या जरूरत है। हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और यूक्रेन के बीच बीते 2 वर्षों से भी अधिक समय से जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस बीच रूस की तरफ से किए जाए ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्रों में से एक तबाह हो गया है। इन हमलों में कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस ने ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाकर हमला करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत एक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कीव, चेरकसी और जाइटर्मे क्षेत्रों को बिजली की आपूर्ति करने वाले सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र ट्रिप्लिक्स पर हमला किया गया, जिससे ट्रांसफार्मर और जनरेटर नष्ट हो गई और संयंत्र में आग लग गई। रूस लगातार कर रहा अटैक। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के एक गांव पर बुधवार को जबरदस्त मिसाइल हमला किया था। इस हमले में राशन की दुकान और एक दवा की दुकान तबाह हो गई थी। साथ ही 14 साल की एक
किशोरी सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर पूर्व खर्किव क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि रूस की सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर यूक्रेन के लिपिस्की पर यह हमला किया गया था। यूक्रेन ने किया था कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला रूस की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त किया गया है जब हाल ही में यूक्रेन ने ज़पोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था। न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी घातक बताया है। बेटा अमेरिका में पढ़ने गया था। परिवार ने भी खूब सपने सजाए थे कि होनकर बेटा पूरे परिवार की किस्मत को संवार देगा, लेकिन इन सपनों पर तब पानी फिर गया जब खबर आई कि बेटे की अमेरिका में मौत हो गई। उनकी बॉडी बरामद हुई है। इस घटना के बाद से परिवार बड़ी मुश्किल में फंस गया है। पहले तो ये कि घर का होनकर बेटा अब दुनिया में ही नहीं है, और दूसरा दुख है कि बेटे की पढ़ाई के लिए 43 लाख का जो एजुकेशन लोन लिया था वो कैसे चुकाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मरे गए मोहम्मद अब्दुल अरफत के पिता मोहम्मद सलीम ने बताया कि सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बेटे के साथ अमेरिका में क्या हुआ है। 7 मार्च से ही अब्दुल लापता था और अब हम उसकी बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने बताया कि अब्दुल मई 2023 में मास्टर्स करने अमेरिका गया था और वहां क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 7 मार्च को अब्दुल का फोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर 17 मार्च मोहम्मद सलीम को एक अनजान नंबर से अमेरिका से कॉल आता है और उधर फोन पर मौजूद शख्स कहता है कि अब्दुल को किडनैप कर लिया गया है। $1200 दो कॉल करने वाले ने धमकी भी दी कि अगर फिरौती नहीं दी तो अब्दुल की किडनी निकाल कर बेच देंगे। गाजा युद्ध में सबसे बड़ा नया टर्न आ गया है। इजराइल ने हानिया के परिवार के साथ लोगों का खत्म कर दिया है। इजराइल के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसी के साथ इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने सामने नया संकट आकर खड़ा हो गया है। ये बंधक संकट है। हानिया के बेटी के मौत के बाद हमास में अब बंधकों की हत्या कर सकता है। गाजा युद्ध का उस वक्त विस्तार हो गया है जब हमास में चीफ इस्माइल हानिया के परिवार पर प्रहार हुआ। इजराइल सेना ने इस बार हानिया और उसके परिवार को जख्म दिया है। एक धमाका हुआ हमले में हानिया के 3 बेटे, 3 पोती, 1 पोता खत्म हो गया है। इसी के साथ ईद के मौके पर हमास और उसके लड़ाके मातम में डूब गए हैं। इसी दिन मोसाद के गुप्त जानकारी मिली कि हानिया के 3 बेटे और बच्चों के साथ कार से जाने वाले हैं। मोसाद ने यह सूचना इजराइल की सेना IDF और गाजा में युद्ध लड़ रही सिनबेट बटालियन को दी। IDF का टारगेट सेट हो गया है। कार की लोकेशन ट्रैक होने लगी। हानिया के बेटी की कार शती रिफ्यूज कैंप पर पहुंची, तभी कार पर हवाई हमला हुआ है। और स्नेह का दिल छू लेने वाला प्रदर्शन करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टारों ने ईद के अवसर पर अपने समर्पित प्रशंसकों से मिलने और उन्हें बधाई देने की अपनी वार्षिक परंपरा जारी रखी। मुंबई की प्रसिद्ध इमारतों मन्नत और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की सड़कें 11 अप्रैल को उत्साहित प्रशंसकों से जीवित हो गई है। सफेद पठानी कुर्ती सलवार पहने किंग खान मन्नत की बालकनी में निकले, जिससे सुंदरता और आकर्षण झलक रहा था। अपने बेटे अब्राम के साथ जिसने मैचिंग सफेद कुर्ता पायजामा पहना था। पिता पुत्र की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। उन्होंने मन्नत के बाहर एकाग्रचित प्रशंसकों की भीड़ को हाथ हिलाया और छूमा। दूसरी ओर सलमान ने ईद पर अपनी बालकनी से अपने उत्साहित प्रशंसकों के साथ हिलाया और मुस्कुराया है। बॉलीवुड भाईजान ने सफेद कुर्ती पहना था और उनके साथ उनके पिता सलीम खान ने भी, जिन्होंने नीली डेनिम शर्ट पहनी थी।